हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 2। ठीक है। और ये आपका सेम चैप्टर रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली बुक का नाम है आपका। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपके चैप्टर का नाम है। इसमें हमने ऑलरेडी क्लास 1 में एक टॉपिक पढ़ लिया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से एरियाज़ में हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था। ठीक है। इंडस्ट्रियल हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो एक्सप्लॉयटेशन किया था वो सब हमने डिस्कस कर लिया था वीडियो नंबर 1 में, क्लास नंबर 1 में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या चल रही थी। उस समय जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे हमारी कंडीशंस इकोनॉमी की, वो इकोनॉमिक कंडीशन हमें क्या छोड़ के गए थे, कैसे देके गए थे। तो उसके बारे में हमें देखना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो हमारे व्यापार थे, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, या हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस इकोनॉमी में किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ दिखाई ना दे, वो इकोनॉमी जिसमें लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, जॉब ना हो। ठीक है। और जिसमें लोगों के पास परचेजिंग पावर ना हो, बिज़नेस ना हो लोगों के पास। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिस इकोनॉमी में कोई ग्रोथ दिखाई ना दे। ठीक है। और ये रीज़न, स्टेगनेंट इकोनॉमी का रीज़न ये था कि जो लोगों के पास अपना खुद का व्यापार था वो बंद हो गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो सारा बर्बाद हो चुका था। वो सारा ब्रिटिशर्स के हाथ में था, वो बिल्कुल उसे ख़त्म करके जा चुके थे। ठीक है। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जिस इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ना हो, जो इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में पेस ना हो, आगे बढ़ने के चांसेस ना हो, रुकी हुई इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बिज़नेस बिल्कुल बंद हो चुका हो, लोगों के पास सिर्फ खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन लोगों के पास जो कमाने के लिए साधन है वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम ना एक इमेज के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है। इसका रियल मीनिंग यही होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था रुक गई हो। ठीक है। रुकने का मतलब है कि प्रोडक्शन ना हो रहा हो। ठीक है। जीडीपी स्लो पड़ गई हो। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस कंट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया हो, लोगों के पास रोज़गार बंद हो गए हो, लोगों की रियल इनकम रुक गई हो, लोगों को पैसे कमाने के साधन ख़त्म हो गए हो। ठीक है। तो ये सब हमारा ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री थी, इन सबको रियूंड करके चले गए थे। तो हम एक इमेज के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक स्लो इकोनॉमिक को ग्रोथ को बताते हैं, कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब वो स्लो पड़ जाती है तो ये उसके कई सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला है कंज्यूमर परचेज फॉल ऑफ। अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, जो डिमांड है, अगर वो गिर गई है तो समझ लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा तो फिर सामने वाला प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज। जब देश में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जीडीपी ही नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ ही तो जीडीपी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है। पीपल लॉस देयर होम्स। लोगों ने अपने घरों को खो दिया। ठीक है। लोगों के पास घर ही नहीं है। ठीक है। उसके पास बिजनेस को बैंकक्रप्ट, जो बैंक हैं वो बर्बाद हो गए हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि रीज़न ये है कि जब लोग बैंकों में पैसा ही जमा नहीं करेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे। ठीक है। लोगों को परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बैंक तो बैंकरप्ट होंगे। यंग पीपल कांट गेट अ गुड जॉब आफ्टर स्कूल्स। जो यंग पीपल हैं उनको स्कूलिंग करने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही है। जीडीपी डिक्लाइन, प्रोडक्शन गिर रहा है। ठीक है। प्रोडक्शन तो गिरेगा ही जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। वो रीज़न ये होता है क्योंकि जब देश में गरीबी बढ़ती है ना, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, तो उससे क्या होता है, डिमांड गिरती है। डिमांड गिरने से क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन लोग माल नहीं खरीद रहे होते, तो वो भी अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है। जब वो प्रोडक्शन बंद कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपनी कंपनी में जब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जॉब पे रख के क्या करेगा लोगों को, तो वो जॉब से निकालना शुरू कर देता है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बियर मार्केट सेट का मतलब होता है, एक बुलिश मार्केट होती है, एक बियर मार्केट होती है। बियर मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पर सेलर ज़्यादा हो और बायर कम हो, उसको बियर मार्केट बोलते हैं। कि सेलर ज़्यादा है लेकिन बायर नहीं है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस विच शोज़ द स्टिग्नेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब हमने पढ़ लिया स्टेगनेंट इकोनॉमी के बारे में, रुकी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, राइजिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। पर कैपिटा इनकम का पहले आप मतलब समझ लीजिए एक इमेज के ज़रिए। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, ये आपका बैकवर्ड इकोनॉमी को बताता है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी आपकी पीछे चली गई हो, बैकवर्डनेस में आ गया हो, पिछड़ापन आ गया हो, तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर द एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और इस एवरेज इनकम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में टोटल लोगों की जो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल लोगों ने कितना पैसा कमाया। बेसिकली ये जो टोटल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है ना, ये बेसिकली जीडीपी के हिसाब से की जाती है। जो पूरे एरिया में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जो लोगों के पास फैक्ट्री इनकम आई है, ये उससे देखा जाता है। तो जितनी भी उस एरिया में इनकम जनरेट हुई है और जितने भी उस एरिया में जो पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं उस एरिया की टोटल इनकम से, तो पर हेड इनकम निकल के आती है। एक पर्टिकुलर एक पर्सन की इनकम निकल के आती है। तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम निकल के आई है, वो ये बताती है कि पर्टिकुलर पर्सन के पास जो इनकम है, ठीक है, वो इनकम डिसाइड करती है कि कितना उसके पास परचेजिंग पावर है। अगर पर्टिकुलर एक पर्सन के पास मान लीजिए इनकम आई है, मान लीजिए एक इंसान की, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 230 रुपीज़ पर डे की निकल के आई है, ठीक है, या 200 रुपीज़ पर डे की निकल के आई है। तो 200 रुपीज़ पर डे की अगर एक इंसान की इनकम निकल के आई है एक दिन की, तो समझ लीजिए कि बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि खर्चे भी तो उसी हिसाब से होंगे ना। तो इसका मतलब जो पर कैपिटा इनकम होती है वही बताती है एक कंट्री की इकोनॉमी के फॉरवर्डनेस होने या बैकवर्डनेस होने पे। जितनी पर कैपिटा इनकम हाई होगी, उतना ज़्यादा हम ये मान के चलेंगे कि इकोनॉमी अच्छे से रन हो रही है और लोग अच्छे से जॉब कर रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे से उस कंट्री में अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, अच्छे से अब बिज़नेस हो रहा है, ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम से कनेक्टेड होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि उस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या सिटी या एक कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, उसको जब हम टोटल उस एरिया की या कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो एक इंसान के हिस्से में, एक पर हेड के हिस्से में जो इनकम आती है, वो पर कैपिटा इनकम होती है। और ये पर कैपिटा इनकम जो होती है, मतलब एक इंसान की खर्च करने की जो इनकम होती है, जो इंसान खर्च करेगा, पैसा खर्च करेगा, उसकी जो इनकम होगी, वो पर्टिकुलर एक इंसान की जो इनकम होगी, एक पर्सन की जो इनकम होगी, वो हमें बताती है कि कंट्री बैकवर्डनेस में है या फिर आपकी फॉरवर्डनेस में है। एक कंट्री की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक नेगेटिव इंप्रेशन देती है कि उस कंट्री में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो इनकम है, वो बहुत कम है, ठीक है। अब इसके होने का रीज़न क्या है, बैकवर्डनेस क्यों आती है कंपनी में? बैकवर्डनेस इसलिए आती है, उसकी स्टार्टिंग होती है मार्केट इम्परफेक्टर से। मार्केट इम्परफेक्टर्स का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी होती है, जब वो लो होती है, जैसे कि हमने अभी क्लास 1 में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारे इंडिया का, उसमें लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप जिस इंसान से जितना काम लेना चाहते हैं, ठीक है, उतना जिस रिसोर्स से जितना काम आप निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, अब एक लैंड पे मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, उस लैंड से हम एक प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक हेक्टेयर लैंड है, उससे हम 2000 केजी वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें से प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लीजिए 1000 केजी का, ठीक है। वहाँ से प्रोडक्शन निकाल ज़्यादा सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्शन निकाल कम रहे हैं, ठीक है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी। अब लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि लोगों के पास जो रियल इनकम होती है, होनी चाहिए इनकम ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और भी हो सकती है, प्रोडक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कर पा रहे हैं कम। तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो इनकम होगी वो क्या होगी, लो पड़ जाएगी। जब इनका लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। तो जब लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लो इन्वेस्टमेंट होगी। लोग डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, पैसा कम लगाएगा, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर पैसा कम लगाएगा तो देश में क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम पड़ जाएगा। भाई पैसे से पैसा ही तो बनाया जाएगा। जब लोग पैसा ही नहीं लगाएंगे तो उससे आगे पैसा बनेगा कैसे? तो इसका मतलब क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी से लोगों के पास जो पैसा है वो कम कमाते हैं, उसकी वजह से डिमांड कम करते हैं, उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कम करता है, और जिसकी वजह से कैपिटल का फॉर्मेशन कम होता है। कैपिटल का फॉर्मेशन होता है पैसे से पैसे को बनाना, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करता है, पैसे कमाता है, फिर बिजनेस में दोबारा लगाता है। जब बिज़नेस होगा ही नहीं जब बिज़नेस होगा ही नहीं तो फिर वो बिज़नेस आगे बढ़ेगा भी कैसे? तो उससे क्या होता है कि एक अंडर डेवलपमेंट की सिचुएशन आ जाती है कि जो एक देश का विकास होता है वो क्या चला जाता है, धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाता है।
और इससे क्या होता है कि देश में कैपिटल डेफिशिएंसी की कमी आ जाती है, मतलब कि जो पूंजी होती है देश में, जो पैसा लगाना होता है देश में, जो कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। तो इससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और इसकी स्टार्टिंग होती है लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। मतलब जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आता है और लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। अगला पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब होता है कि हमारे कंट्री की जो 72% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री के जो थे वो रूरल एरिया में रहते थे और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 50% था। अब आप देखिए कि 72% पॉपुलेशन पूरी की पूरी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लो प्रोडक्टिविटी। जितना प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं उतना प्रोडक्शन निकल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पर हेक्टेयर आउटपुट फॉर व्हीट एंड राइस वर 60 kg एंड 10 kg। मतलब एक पर हेक्टेयर जो ज़मीन है उससे 660 किलोग्राम तो गेहूँ उगाया जा रहा है और 710 किलोग्राम राइस उगाया जा रहा है। बहुत बहुत कम है एक हेक्टेयर में। आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि लैक ऑफ बेटर सीड्स, लैक ऑफ परमानेंट इरीगेशन की वजह से या मशीनरी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आप प्रोडक्शन ना कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ क्या होता था, इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। इनफ फॉर सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि सिर्फ इतना ही फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था कि जो किसान है, जो फार्मर है, वो उसको मार्केट में बेचने की बजाय सिर्फ इतना प्रोडक्शन कर पाता था कि उसका जो खुद का जो सब्सिस्टेंस होता था, मतलब कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब सिर्फ अपने लिए ही, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन कर पाता था, ना कि उसको मार्केट में सेल करने के लिए। तो वो मार्केट में सेल ही नहीं कर पाता था तो उसकी इनकम ही जनरेट नहीं हो पाती थी। तभी तो देश में गरीबी का जो सर्कल था, जो साइकिल थी, वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इंसान जितना प्रोडक्शन करता था वो खुद के लिए करता था, पैसा कमाने के लिए तो कर ही नहीं पाता था। अगला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देश में बहुत सारे ऐसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे आपका टेली कम्युनिकेशन हो गया, या आपका पावर जनरेशन हो गया, रोड हो गए, रेलवेज़ हो गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही इनका डेवलपमेंट किया था जितनी उनको ज़रूरत महसूस होती थी, जहाँ जहाँ उनकी कनेक्टिविटी उनको बननी होती थी। तो पूरे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर पावर जनरेशन जो था वो था ही नहीं, या पावर जनरेशन जो थी वो कैपेसिटी बहुत लो थी। मतलब जिन लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ती थी वो उतनी बिजली की जो ज़रूरत थी वो लोगों के पास नहीं पहुँच रही थी, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता था। ठीक है, जो रोड थे, लोगों के आने जाने के जो रास्ते थे वो टूटे हुए थे, लोग आने जाने में उनको बड़ी मुसीबतें होती थी। ठीक है, और जो रेलवे लाइन्स थी वो एक लिमिटेड लेंथ तक की बनाई गई थी, जैसे बॉम्बे से आपके थाने तक बनाई गई थी पहली रेलवे लाइन। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ जो रेलवे और रोड्स का जो निर्माण कराया था, जो उनका स्टार्टिंग कराई थी, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट कराया था, वो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया तक कराया था। तो जिसकी वजह से जो लोगों की कनेक्टिविटी थी, लोगों का आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से बिज़नेस एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। उसके बाद है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। जो इंडिपेंडेंस के टाइम तक जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर रूरल एरिया में होता था, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे। 86% जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो विलेजेस में रहती थी, और 40% जो थी वो अर्बन एरियाज़ में रहती थी। तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो रूरल एरियाज़ में रहता था। उसके बाद है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हमारे कंट्री में जो मशीनरी की ज़रूरत पड़ती थी प्रोडक्शन के लिए, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम तक ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड थी, बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर डिपेंड थी, जिससे कि हमें क्या करना पड़ता था, हमारे देश का जो पैसा था वो विदेशी लोग अपने खुद के मशीनों के प्रोडक्शन करने से हमारे देश का पैसा लेकर चले जाते थे। ठीक है, हमारे कंट्री में जो डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी आर्म फोर्स के लिए, जो कंज्यूमेबल गुड्स की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे स्विंग मशीन, जो ये चीज़ें पहले हमारे कंट्री में बनती थी, स्विंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, ये सब चीज़ें का प्रोडक्शन पहले हमारी कंट्री में होता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा के हमारे यहाँ के प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। लेकिन जो डिमांड थी हमारी कंट्री की वो कैसे पूरी की जाती थी, इंपोर्ट करके।
मतलब हम क्या करते थे, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें हमारी कंट्री में बनना बंद हो गई थी, हमारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई थी। तो इसलिए लोग क्या करते थे, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी, मतलब हमारे कंट्री में पहले ये चीज़ें बनती थी, लेकिन उनकी जो उनके प्राइस थे वो हाई हो गए थे ड्यूटीज़ लगाने की वजह से, और इंडस्ट्रीज़ वो धीरे धीरे बंद हो गई, और फिर बाहर से इन चीज़ों को लाया गया सस्ते सस्ते दाम पर, और उनकी डिमांड फिर बढ़ने लगी, जो इंपोर्ट वाले जो गुड्स होते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती थी कम होती थी, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो कम हो गई, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा लग के उनके प्राइस हाई हो गए थे। ठीक है, अगला है रैम्पेंट पॉवर्टी। इसका मतलब होता है कि देश में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लोगों के पास सब्सिस्टेंस बिज़नेस थे, मतलब सिर्फ इतने ही बिज़नेस थे, इतना ही काम था कि लोग सिर्फ अपने लिए गुजारा कर पाते थे। तो इसीलिए देश में क्या था कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, उसके पैरेलल होने के साथ साथ जो इकोनॉमिक सपोर्ट था वो नहीं मिल रहा था लोगों को। इसलिए देश में क्या हो रहा था, गरीबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन के बराबर लोगों को रोज़गार के साधन नहीं मिल रहे थे, पैसा कमाने के लिए सोर्स नहीं मिल रहे थे। तो जब लोगों के पास पैसा कमाने के सोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, गरीबी तो आएगी। गरीबी का मतलब क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, तो हम उसे पॉवर्टी ही तो बोलते हैं। तो पॉवर्टी इससे क्या होता था कि इसका रीज़न जो था वो बल्क पॉपुलेशन का बढ़ना था, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थी, जो बिज़नेस थे, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, और इससे क्या हो रहा था, देश में शिक्षा का वातावरण था, इलिटरेसी थी, मतलब लोग अनपढ़ रह रहे थे, लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना पैसा होता था। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। ठीक है, अगला है सेमी फ्यूडल इकनॉमी। सेमी फ्यूडल इकनॉमी का मतलब होता है कि वो इकनॉमी जिसमें दो तरह के लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है जो पूंजीवादी होता है, जिसके पास पैसा होता है इंडस्ट्रीज़ में लगाने के लिए, और एक होता है ज़मींदारी सिस्टम। जैसे फ्यूडलिस्टिक का मतलब होता है सामंतीवाद, ज़मींदारी मतलब जो जागीर, जिनके पास जागीर होती है। तो फ्यूडलिस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पर एक लैंडलॉर्ड होता है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है, और वो ज़मीन क्या करता है, रेंट पर दे देता है जो लेबर होती है, और उन लेबर से वो क्या करता है, हाई रेंट चार्ज करता है। मतलब वो कहता है कि ज़मीन को तुम यूज़ करो, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए, ठीक है, जो भी लैंड का जो रेंट होगा वो आप मुझे दोगे, बाकी उसके अलावा जो भी आपके पास बचेगा, जो पर्टिकुलर लैंड का रेंट मुझे दोगे, और उसके बाद जो प्रोडक्शन का जो भी हिस्सा बचेगा आपके लिए, वो आपकी इनकम होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूडलिस्टिक प्रोडक्शन। और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता था कि जहाँ पर एक प्राइवेट ओनर होता था, वो प्रोडक्शन करता था और लेबर को एक पर्टिकुलर वेज सिस्टम के हिसाब से रखता था कि भाई आपको मेरे यहाँ पर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मेरे लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और मैं आपको पर डे के हिसाब से इतना वेज दूंगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्शन को मैं खुद बेचूंगा, खुद प्रॉफिट कमाऊंगा। तो कैपिटलिस्टिक और फ्यूडलिस्टिक के मिक्सचर था हमारे कंट्री में, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पर सामंतीवाद थे, मतलब जो ज़मींदार थे, जो जिनकी जागीरें थी, जिनकी ज़मीनें थी, वो प्रोडक्शन करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को जॉब पर रखते थे वेज सिस्टम के हिसाब से, वेज लेबर के हिसाब से। वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, वो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था। तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन सिस्टम था वो फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो होती थी, ठीक है। क्यों होती थी, क्योंकि जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड थे वो इतना ज़मीन का रेंट ले जाते थे कि जिसकी वजह से जो किसान होता था, जो टीलर्स होते थे, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, उनके पास इतना सरप्लस नहीं बच पाता था कि वो अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, या अच्छी सीड्स का इस्तेमाल करके, या इरीगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो उससे क्या होता था कि जो लैंड में से प्रोडक्शन होता था वो अपने लिए इतना कमा पाते थे कि सिर्फ अपने लिए ही उनका सिस्टम चल पाता था, अपने लिए खाने पीने के लिए पैसे जोड़ पाते थे, और वो ग्रोथ नहीं कर पाते थे। तो उससे क्या था, इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्डनेस में चली जा रही थी, ठीक है। लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो लोग डिमांड नहीं करते थे, वही जैसे मैंने आपको बैकवर्डनेस इकोनॉमी के बारे में बताया। अगला है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब था कि जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे वो एक इकोनॉमी छोड़ कर गए थे। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें एक दूसरा नेशन कोई और नेशन दूसरे नेशन से आकर हमारे नेशन में हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, उसे डिप्लीट करने की कोशिश करता है और लेबर का मिसयूज़ करता है। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर जो कॉलोनियल इकोनॉमी बनी थी तो उसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ के इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। कैसे कर रहे थे, इम्पोजिंग हैवी टैक्सेज ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद कर दिया था, हैवी ड्यूटीज़ लगा के। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वर ड्यूटी फ्री, तो जितना भी हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल होता था, जो हमारे यहाँ के लोग प्रोडक्शन करते थे, उनको प्रोडक्शन करना तो बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ के रॉ मटेरियल को वो क्या करते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे
एक्सपोर्ट फ्री, ड्यूटी फ्री से, मतलब यहाँ सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाते थे और नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में क्या हो रहे थे, डिप्लीट हो रहे थे, और वहाँ से फिर वो रिसोर्स रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाकर जो अपनी कंट्री में ले जाकर उनका प्रोडक्शन करते थे और हमारी कंट्री में वापस लाकर उन्हें सेल करते थे, ठीक है। हमारे कंट्री में जितने भी कलाकार थे, आर्टिशंस थे, ठीक है, जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, फोर्स टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री, उनको बिल्कुल दबाव डाल दिया मिलिट्री के ज़रिए कि भाई आप अपने बिज़नेस करना बंद कर दो, हम अपना बाहर से प्रोडक्शन करके लाएंगे और यहाँ पर लोगों को अपने आप सप्लाई करेंगे, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डोमेस्टिक डिमांड थी हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जिसने हमारे कंट्री में हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो ये एक कॉलोनियल इकनॉमी थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम तक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम तक हमारे कंट्री में जो भी हमारी इकनॉमी की कंडीशंस थी, जो एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस थी, अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इंपोर्ट पे डिपेंडेंस थे हम लोग, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, फ्यूडलिस्टिक इकनॉमी थी हमारे कंट्री में, जो टिलर्स थे उनको बहुत ही बेयर मिनिमम सर्वाइवल के लिए ही कुछ मिल पाता था प्रोडक्शन से। तो ये सब फीचर्स थे आपके इंडियन इकनॉमी के। तो आज की इस वीडियो के लिए आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके चीज़ों को दोबारा रीड कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.